जब भी भारत में यूरोपीय शासन की बात होती है तो हमारे जहन में बस एक ही नाम आता है, ब्रिटिश राज, है ना। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एक और यूरोपीय ताकत थी, फ्रांस, जिसका भी सपना था भारत पर अपना एक विशाल साम्राज्य बनाने का। आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे फ्रांस के उस भूले बिसरे साम्राज्य की कहानी। इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे फ्रांसीसियों के भारत आने से, फिर देखेंगे कर्नाटक में सत्ता के लिए हुए संघर्ष को, मिलेंगे डुप्ले की जबरदस्त महत्वाकांक्षा से, और फिर जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा और आखिर में क्यों फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय, फ्रांसीसी आगमन और शुरुआत। ये कहानी शुरू तो हुई थी व्यापार से, लेकिन ये कब एक बड़े साम्राज्य की ख्वाहिश में बदल गई, चलिए देखते हैं। तो साल था 1664, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। इसके ठीक 4 साल बाद 1668 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1674 में, जब उन्हें मिला पौंडीचेरी, जो आगे चलकर फ्रेंच इंडिया का दिल बनने वाला था। और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 1721 में उन्होंने मॉरिशस पर भी कब्जा कर लिया, जिससे हिंद महासागर में उन्हें एक बहुत जरूरी नेवल बेस मिल गया। ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं, ये उसी दौर की गवाही देते हैं। ये सिर्फ व्यापारिक चौकियां नहीं थीं, बल्कि असल में ये उस भविष्य के साम्राज्य की नींव के पत्थर थे, जो पश्चिमी तट से लेकर बंगाल तक फैलने वाला था। अध्याय 2, कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब तक जो सिर्फ बिजनेस कंपटीशन था, वो अब एक खूनी जंग में बदलने वाला था। और भारत की जमीन इन यूरोपीय ताकतों के लिए एक जंग का मैदान बन गई। मैदान में 2 खिलाड़ी थे और मकसद एक ही था, भारत। लेकिन उनके खेलने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक तरफ थी फ्रेंच कंपनी, जिसे सरकार का पूरा सपोर्ट था और जो देश की शान के लिए लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ थी ब्रिटिश कंपनी, एक प्राइवेट संस्था, जिसका एक ही मंत्र था, मुनाफा और विस्तार। और फिर हुआ पहला कर्नाटक युद्ध, जिसने सारे समीकरण बदल दिए। सोचिए, फ्रेंच सेना ने मद्रास पर कब्जा कर लिया और सेंट थोमे की लड़ाई में तो कमाल ही हो गया। एक छोटी सी फ्रेंच सेना ने नवाब की विशाल फौज को हरा दिया। इससे एक बात साफ हो गई, यूरोपीय सैन्य रणनीति भारतीय सेनाओं पर भारी पड़ सकती थी। भले ये युद्ध बिना किसी हार जीत के खत्म हुआ, पर एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अध्याय 3, डुप्ले की महत्वाकांक्षा। अब मिलते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार से, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ये वो प्रतिभाशाली गवर्नर था जिसने फ्रांस को भारत में उसकी ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया। डुप्ले की रणनीति बहुत सरल लेकिन बेहद असरदार थी। प्लान क्या था? पहले भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में दखल दो, फिर किसी एक पक्ष को अपनी सैन्य सहायता देकर जीत दिलाओ, और जीत के बाद इनाम के तौर पर ढेर सारा धन, जमीन और राजनीतिक शक्ति हासिल करो। इस योजना ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसा कि इस उद्धरण में कहा गया है, वह भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था। सही मायने में डुप्ले ने यूरोपीय उपनिवेशवाद का एक बिल्कुल नया मॉडल तैयार किया था। एक ऐसा मॉडल जिसे बाद में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया। डुप्ले की रणनीति कितनी कामयाब रही, इसका अंदाजा इस रकम से लगाइए, 20 लाख रुपए। ये वो भारी भरकम रकम थी जो फ्रांसीसियों को मिली जब उन्होंने अपने सहयोगियों को हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी पर बैठाया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे दक्षिण भारत के बेताज बादशाह फ्रांसीसी ही हैं। अध्याय 4, अंग्रेजों का बढ़ता प्रभुत्व। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खेल पलटने वाला था। अंग्रेजों ने डुप्ले की रणनीति को अच्छी तरह से समझ लिया था और अब वो उसी हथियार का इस्तेमाल फ्रांसीसियों के खिलाफ करने को तैयार थे। साल 1760 और लड़ाई का नाम वॉन्डिवॉश। ये वो निर्णायक लड़ाई थी जिसने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य पर अंतिम मोहर लगा दी। तीसरे कर्नाटक युद्ध के ये रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि ब्रिटिश सेना कितनी बेहतर थी। वॉन्डिवॉश में सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को एक ऐसी हार दी जिससे वे फिर कभी उभर नहीं पाए। इस हार का अंजाम बहुत भयानक था। 1761 में उनका सबसे बड़ा गढ़ पौंडीचेरी भी हाथ से निकल गया। इसके साथ ही उनकी सैन्य और राजनीतिक ताकत हमेशा के लिए टूट गई। फ्रांसीसी भारत का सपना बस एक सपना बनकर रह गया और इस तरह ब्रिटिश राज के लिए मैदान पूरी तरह साफ हो गया।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी अध्याय पर, फ्रांसीसी शक्ति का पतन। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये साम्राज्य खड़ा होने से पहले ही बिखर गया? आइए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। ये तालिका तीनों कर्नाटक युद्धों की पूरी कहानी बयां करती है। पहली लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, दूसरी में फ्रांसीसी अपने चरम पर थे, उनका पलड़ा भारी था, लेकिन तीसरी लड़ाई ने उनकी शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अंग्रेज विजयी हुए। तो फ्रांसीसी हारे क्यों? सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, समंदर पर उनका राज था। दूसरा, उनके पास पैसा ज्यादा था, वित्तीय संसाधन बेहतर थे। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी को अपनी सरकार से उतना समर्थन नहीं मिल रहा था और उनके पास रणनीतिक ठिकाने भी कम थे। सीधे शब्दों में, अंग्रेजों ने समंदर और खजाना दोनों पर कब्जा कर लिया था। और आखिर में 1763 की पेरिस संधि ने फ्रांसीसी भारत के सपने को कुछ छोटी, बिना किलेबंदी वाली व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। एक पूरे महाद्वीप पर राज करने की ख्वाहिश बस कुछ ही क्षेत्रों तक सिमटकर रह गई। तो फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव तो खत्म हो गया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने भारत पर कोई निशान नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं। आज भी जब हम पौंडीचेरी की गलियों में घूमते हैं, वहाँ की वास्तुकला को देखते हैं, वहाँ की संस्कृति में झांकते हैं, तो फ्रांसीसी विरासत की झलक साफ दिखती है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता, बल्कि हारने वालों की कहानियां भी मायने रखती हैं।